नमस्कार दोस्तों। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसका काल निर्धारण, उसके प्रमुख नगर, उसका विस्तार, भौगोलिक विस्तार एवं उसकी विशेषताएं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए टॉपिकों को डिस्कस करेंगे, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था क्या थी, नगर नियोजन क्या था, प्रमुख स्थापत्य क्या था, कलाएं क्या थीं, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसका पतन कैसे हुआ। तो इन सब टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था पे। तो जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं और सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी बात करते हैं, चाहे वो किसी भी काल की हो, तो उसमें कुछ मूल चीज़ें होती हैं जो कॉमन होती हैं। उन्हीं हेडलाइन के अंडर हमको चीज़ें डिस्कस करनी होती हैं। जैसे कि अब हम जब भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे वर्ण व्यवस्था या फिर जातियाँ या फिर वर्ग, तो कोई भी समाज होता है या तो वो वर्ग में बटा होगा या वो जातियों में बटा होगा, जैसे कि वर्ण व्यवस्था। बट हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। दूसरी चीज़ होती है जैसे खान पान क्या होता है सामाजिक व्यवस्था के अंदर, कि खान पान क्या है और क्या कपड़े पहनते थे वो, क्या आभूषण पहनते थे वो, मनोरंजन के क्या साधन थे उनके पास, वो उनकी संस्कृति कैसी थी, संस्कार क्या थे। यानी जैसे कोई मर गया तो उसको दफनाना है कि जलाना है। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था क्या थी, और शिक्षा व्यवस्था थी तो उसमें किस चीज़ की शिक्षा दी जाती थी। तो सामाजिक व्यवस्था जब हड़प्पा का हम पढ़ते हैं तो यह देखते हैं कि पूर्ण रूप से तो उसकी जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इतने सारे पुरातत्व अवशेष हड़प्पा से नहीं मिले हैं जो एकदम पूर्ण रूप से वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को बता दें। और जो लिपि मिली है वहाँ की भावचित्रात्मक, उसको अभी तक पूर्ण रूप से पढ़ा नहीं जा सका है। तो जो इतिहासकारों ने जो मत दिए हैं उसके अनुसार सबसे पहले जो हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के जो मेन प्रमुख बिंदु हैं उनको हम समझते हैं कि एक तो ये मातृ सत्तात्मक समाज था। अब क्योंकि वहाँ पे मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं तो उनसे ऐसा लगा कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी, तो ये जो समाज था वो माता प्रधान था। जैसे एक होता है पितृ प्रधान समाज और एक होता है मातृ प्रधान समाज, तो ये मातृ सत्तात्मक था। यानी कि जैसे घर का मुखिया अभी इस टाइम पे हम अगर देखते हैं अपने घर में तो पुरुष होता है नॉर्मली, लेकिन उस टाइम पे घर की मुखिया की भूमिका माता निभाती थी। यानी समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक था। दूसरा ये था कि समाज में 4 वर्ग थे। अब 4 वर्ग कौन कौन से थे? सबसे पहला शासक, दूसरा धनी वर्ग, तीसरा मध्यम वर्ग और चौथा निम्न वर्ग। अब तीसरे बिंदु पे हम बात करते हैं कि वो खाते क्या थे, यानी उनका भोजन क्या था। तो शाकाहार और मांसाहार ये दोनों प्रचलित रहे हैं शुरू से ही। अगर देखा जाए मानव इतिहास को अगर हम शुरू से देखते हैं तो मानव ने शुरू से ही शाकाहार और मांसाहार को बराबर रूप से कंज्यूम किया है। तो शाकाहार में क्या होता था, जैसे कि चावल वगैरह है, चावल के साथ मिले हैं वहाँ से, या दाल वगैरह है जो भी है। और मांसाहार में जो पशुओं का मांस, पक्षियों का मांस इत्यादि। अब उसके बाद हम बात करते हैं वस्त्र आभूषण कैसे थे उनके, यानी क्या पहनते थे वो, आभूषण क्या होते थे। तो जो वस्त्र होते थे वो सूती कपड़ों के भी होते थे, ऊनी कपड़ों के भी होते थे। क्योंकि सूती कपड़ों के इसलिए क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में हमको कपास के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद वो कीमती पत्थर और चांदी सोने के आभूषण पहनते थे। स्त्रियां सस्ती संवरती थीं, आज भी सस्ती संवरती हैं। यानी लगभग देखा जाए ना तो हड़प्पा सभ्यता और आज के समाज में ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं सामाजिक व्यवस्था में, बस जाति प्रथा और वर्ण व्यवस्था एक्स्ट्रा जुड़ी। बट उतने परिवर्तन नहीं हुए 2500 साल के बाद भी जो भिन्न भिन्न समाजों में देखे गए हैं। अब मनोरंजन के साधन में अगर बात करते हैं तो सीधी बात है, उस टाइम पे मोबाइल तो था नहीं, कंप्यूटर थे नहीं और कोई आधुनिक साधन नहीं थे। तो बेसिकली इंसान मनोरंजन के लिए क्या करेगा? या तो वो गपशप करेगा, क्योंकि निंदा रस सबसे बड़ा रस है दुनिया का, सबसे बड़ा नशा है निंदा रस। तो वो क्या करते थे? गपशप भी करते होंगे मनोरंजन के लिए, मछली पकड़ते होंगे, शिकार खेलते होंगे, यानी शिकार करते होंगे जानवरों का, पक्षियों का।
उसके बाद जैसे मुर्गे की लड़ाई हो गई, तो लड़ाई लड़वाते होंगे, डांस करते होंगे, नृत्य करते होंगे, मिट्टी के खिलौने बनाते होंगे, उनसे खेलते होंगे। तो ये लगभग लगभग यानी मनोरंजन के साधन थे जो आज भी हैं हमारे समाज में। अब उसके बाद हम बात करते हैं मृतक संस्कार की, यानी कोई अगर मर गया तो उसके मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ क्या किया जाता था, तो इसको बोलते हैं मृतक संस्कार। तो 3 तरह के मृतक संस्कार पाए गए हैं: पूर्ण, आंशिक और कलश समाधान। पूर्ण मतलब यानी कि पूरी की पूरी बॉडी जो होती है उसको दफना देना। दूसरा होता है आंशिक। आंशिक में क्या करते हैं कि हल्का फुल्का उसको जलाया और ऐसे ही टांग दिया या कहीं छोड़ दिया, तो उसको पशु पक्षी वगैरह खा जाते थे। कलश समाधान में क्या होता था कि जो डेड बॉडी होती थी उसको जला दिया जाता था और उसकी जो राख अस्थियाँ वगैरह बचती थी उनको एक कलश में भर के और उसको गड्ढे में या समाधि स्थल उसकी बना दी जाती थी। तो 3 तरह के मृतक संस्कार थे: पूर्ण, आंशिक एवं कलश समाधान। ये लोग युद्ध ज्ञान से परिचित थे, पर युद्ध में उतना उनकी विशेष रुचि नहीं थी क्योंकि ये व्यापारी वर्ग था। और शिक्षा में अगर हम देखा जाए तो शिक्षा बिल्कुल दी जाती थी। तो उसमें जैसे गणित की शिक्षा हो गई, नृत्य संगीत की शिक्षा हो गई, चित्रकला की शिक्षा हो गई। तो मोटा मोटा आपको हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन। तो नगर नियोजन की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता भारत में यानी भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब है अफ़गानिस्तान यानी वर्तमान का अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, उसके बाद अपना नेपाल। तो ये लगभग लगभग ये पूरा क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो उस टाइम पे जो नगर नियोजन प्रणाली थी यानी हड़प्पा सभ्यता भारत का पहला नगरीकरण सभ्यता थी, पहली नगरीकरण सभ्यता। यानी सबसे पहले यानी आज तक भारत में जो नगरीकरण के प्रथम साक्ष्य जो मिले हैं वो हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं। अब ये विशेष क्यों है, इसके बारे में इतना पढ़ना क्यों पड़ता है? क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डेवलप थी कि आधुनिक शहरों की तरह वहाँ पे नगर नियोजन को अपनाया गया था। जैसे जो नगर था वो पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में बटा हुआ था। पश्चिमी भाग थोड़ा ऊपर होता था, एक तरीके से देखा जाए मान के चलो एक चबूतरा है और ये थोड़ा नीचा है, तो ये जो हिस्सा है ये पश्चिमी भाग है और ये जो हिस्सा है ये पूर्वी भाग है। तो ये जो पश्चिमी भाग में क्या होता था, दुर्ग होता था, यानी राजा या प्रशासनिक जो भवन होते थे वो यहाँ पे होते थे, और जो पूर्वी भाग जो निचला शहर होता था उसमें आमजन रहा करते थे। तो नगर पश्चिमी एवं पूर्वी भाग में बटे हुए थे। अब उसके बाद होता है कि सुरक्षा दीवार। अब सुरक्षा दीवार का मतलब ये है कि जो नगर है पूरा उसको एक बाड़ से यानी लकड़ी की बाड़ हो गई या पत्थर की बाड़ हो गई या ईंट की बाड़ हो गई उससे घेर दिया जाता था। नॉर्मली हड़प्पा सभ्यता में पत्थर या ईंट का प्रयोग किया जाता था दीवार बनाने में, जो नगर सुरक्षा दीवार होती थी। अब ये क्यों बनाई जाती थी? तो उस टाइम पे आप जानते हैं कि जंगल बहुत होते थे, जंगली जानवर बहुत होते थे, आक्रमणकारी बहुत होते थे। ऐसा कोई कानून तो था नहीं कि नहीं भैया आप यहाँ खुश रहो मैं यहाँ खुश रहूँगा, हम एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, कोई अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ नहीं होती थी। तो उनको अपने नगरों की सुरक्षा करनी पड़ती थी आक्रमणकारियों से और जंगली जानवरों से। तो इसलिए क्या हुआ, सुरक्षा दीवारों का निर्माण हुआ। ये नगर नियोजन में जो चीज़ें अपनाई गई थी उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा है कि जो भवन बने हुए थे वो ग्रिड पद्धति पे बने हुए थे, जाल की तरह, यानी एकदम सीधा ऐसे फिर सीधे, यानी जैसे अगर देखा जाए तो आधुनिक जो शहर हैं उनमें आपने देखा होगा कि जो घर हैं वो एक लाइन में रहते थे, फिर वो समकोण में इधर से गली चली गई। तो ये लगभग ये जो ऐसे रहते हैं ना, तो इस प्रकार से ग्रिड पद्धति के आधार पे यानी जाल की तरह भवनों का निर्माण किया गया था। जो मुख्य सड़क होती थी वो एक दूसरे के समकोण पे होती थी। जैसे ये मुख्य सड़क है तो और दूसरी मुख्य सड़क ऐसे है, तो ये आपस में ऐसे मिलती थी। ये चौराया हो गया बीच में जहाँ पे ये हाथ मिल रहा है। और मुख्य सड़क लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी, और जो गलियाँ जो होती थी वो लगभग 3 मीटर चौड़ी होती थी। जो मकान होते थे वो 1 मंजिल, 2 मंजिल और 3 मंजिल तक होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो नगर नियोजन में थी, जल निकासी की बड़ी सुंदर व्यवस्था थी। यानी आज हम अगर अपन नालियों को देखते हैं सड़क किनारे, यानी सेम हूबहू वैसी संरचनाएं हड़प्पा सभ्यता में पाई गई हैं। यानी एक अद्भुत कलाकारी थी
कि जल निकासी जिससे कि लोग कम बीमार पड़ें, शहर की सफाई रहे, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हो, बरसात में बाढ़ ना आए, तो जल निकासी की बड़ी अद्भुत व्यवस्था की गई थी। अब उसमें क्या रहता था कि जैसे घर है, घर से नाली निकलती थी, वो गली की नाली में जाके मिल जाती थी, और गली की नाली जाके मुख्य नाली यानी मुख्य सड़क पे जो नाली होती थी वहाँ मिल जाती थी। और इनको पत्थरों से या संरचनाओं से ढका गया था, और बीच बीच में जगह छोड़ी गई थी, नरमुखे बनाए गए थे जिनमें सफाई की व्यवस्था थी, यानी अगर गंदगी आ जाए, यानी लगभग लगभग वैसी ही चीज़ें जो आज हम अपने शहरों में देखते हैं। जो हम ड्रेनेज सिस्टम जो देखते हैं शहरों में, लगभग पूर्ण रूप से वैसा का वैसा ही ड्रेनेज सिस्टम था आज से 2500 साल पहले। सफाई की प्रॉपर व्यवस्था थी, रोशनी की प्रॉपर व्यवस्था थी वहाँ पे। यानी अगर हम पूर्ण रूप से कहें तो जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो आधुनिक स्मार्ट शहरों की तरह थे। यानी सोचिए आप, उस जमाने में लोग कितनी अच्छी तरीके से साफ सफाई और हाइजीन का ध्यान रखते थे। तो आपको भी रखना है, हाइजीन रखेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है, समाज स्वस्थ रहता है। अब हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थापत्य। तो एक तो हमने देख लिया नगर नियोजन तो है ही स्थापत्य का एक भाग। उसके बाद जैसे मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जिसकी बात करते हैं कि यानी मोहनजोदड़ो में एक संरचना मिली है, वो लगभग 12 मीटर लंबी, 7 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। आपने मोहनजोदड़ो जो ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी ना, उसमें जो हीरोइन है जब नहाने के लिए जाती है, उतरती है, तो वो ही संरचना है, उसको विशाल स्नानागार बोला जाता है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो अब इस जो स्नानागार था उसमें एक तो संरचना थी, एक कुंड था, और ये धार्मिक कार्यों में जब पूजा पद्धति की जाती थी तो उसके पहले इसको नहाने में यूज़ किया जाता था। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे, छोटे छोटे वस्त्र वगैरह बदलने के लिए कुएं वगैरह बने थे, और ये बेसिकली ईंटों से बना हुआ था और इसमें प्लास्टर था। दूसरा है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार बने, यानी उस टाइम पे कृषि अधिशेष था तो जो नगर थे उनमें अन्नागार बने हुए थे, यानी गोडाउन बने हुए थे जिनमें कि अनाज को भंडार करके रखा जा सके। गोलाकार चबूतरे थे, हड़प्पा में 18 चबूतरे मिले हैं। अब वहाँ पे वो 18 चबूतरे का काम क्या रहा होगा, ये आज तक इतिहासकारों में मतभेद रहा है कि कोई बोलता है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्री रही होगी, कोई बोलता है यहाँ पे धान्य वगैरह इकट्ठा किया जाता होगा, तो वो मतभेद है उसमें। उसके बाद हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में बैरक मिले हैं, यानी कि जहाँ पे श्रमिक रहते हैं ना, उनके लिए जो बैरक बनाए जाते थे, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बैरक मिले हैं। उसके बाद लोथल जो स्थल है गुजरात में, वहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है, तो वो गोदीवाड़ा पूर्ण रूप से ईंटों का बना हुआ है, और वहाँ से क्या रहता था, एक बंदरगाह था, तो नावें आती थीं इस गोदीवाड़ा में रुकती थी, यहाँ से सामान उतारा जाता था बंदरगाह पे और सामान लादा जाता था। एक जलाशय मिला है बहुत बड़ा धौलावीरा से। उसके बाद धौलावीरा से ही विशाल स्टेडियम मिला है, यानी जैसे आज के खेलकूद के स्टेडियम रहते हैं उसी तरीके का एक स्टेडियम मिला है। और इसके अलावा सार्वजनिक एवं राजकीय भवन होते थे, जैसे प्रशासनिक भवन है, जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं जैसे हमारी विधानसभा है तो एक प्रशासनिक भवन हो गया, जैसे यहाँ पे जो सचिवालय है ये एक प्रशासनिक भवन हो गया। उस तरीके की वहाँ पे सार्वजनिक एवं राजकीय भवन बने हुए थे। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक प्रथाएं क्या थी। तो जब हम धार्मिक प्रथाओं की बात करेंगे, मतलब धर्म का स्वरूप कैसा था, ईश्वर कैसा, यानी ईश्वर के बारे में क्या जानते थे लोग बाग, कैसे पूजा करते थे, कैसे आराधना करते थे, यानी उनके धर्म के बारे में जब हम जानेंगे तो सबसे पहले तो ये है कि मातृ देवी की पूजा। हड़प्पा सभ्यता की जब हम बात करते हैं, और हड़प्पा सभ्यता नहीं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें प्रकृति को विशेष महत्व दिया गया है। प्रकृति को विशेष महत्व इसलिए दिया गया है, कल हमने सेशन में पढ़ा था कि जब इंसान कृषि कार्यों को करना आरंभ किया तो उसके साथ बड़ी समस्याएं आईं। कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी बिजली गिर गई, कभी तूफान आ गया, कभी कीटों का प्रकोप हो गया। अब उस टाइम पे उसको समझ नहीं आ रहा था ये हो कैसे रहा है, क्योंकि इतना विज्ञान डेवलप नहीं था कि इनके पीछे के जो भौतिक कारण हैं, प्राकृतिक कारण हैं, उनके बारे में उतनी समझ अच्छी नहीं थी इंसान की। तो उसने क्या किया कि इसको देवी स्वरूप दे दिया कि नहीं, कि प्रकृति माँ होती है, प्रकृति ईश्वर होती है, नदियाँ माँ होती हैं। और इसके साथ क्या दो चीज़ें फ़ायदे हुए। एक तो क्या हुआ कि प्रकृति का देवीकरण भी हुआ, साथ ही साथ इससे प्रकृति का संरक्षण भी हुआ। जैसे गंगा माँ होती है, या गंगा नदी जो है ना वो पवित्र नदी है,
या गंगा शंकर जी की जटाओं से निकली है, ये यानी उस टाइम की अवधारणा नहीं थी, ये अवधारणा बाद में बनी। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ कि नदियों का संरक्षण हुआ, लोगों ने उसका संरक्षण किया। जैसे पीपल के वृक्ष पे भगवान का निवास होता है तो उसको मत काटो, तुलसी के वृक्ष पे यानी तुलसी का वृक्ष जो होता है विष्णु जी को प्रिय है, उसको काटो मत, नीम के वृक्ष को मत काटो। तो इस तरीके से क्या हुआ, पर्यावरण का संरक्षण भी हुआ और साथ ही साथ प्रकृति की पूजा हुई इंसान के द्वारा, तो मातृ देवी की पूजा। अब दूसरा, सिंधु घाटी में एक पुरुष देवता मिले हैं जिसके बारे में पशुपति महादेव बोला जाता है, तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो एक सील मिली थी, वहाँ पे एक योगी बैठा हुआ है, उसको बोला गया है कि ये पशुपति महादेव है, तो ऐसा समझा जाता है कि महादेव की पूजा की जाती थी वहाँ पे। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता में लिंग बहुत मिले हैं, तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि वहाँ पे लिंग पूजा होती थी। अब चौथा, मंदिर नहीं मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, यानी मंदिरों का पूर्ण रूप से अभाव रहा है। और मृतक संस्कार तो हमने देख ही लिए कि 3 तरह के मृतक संस्कार थे, पूर्ण, आंशिक और कलश समाधान। तो मोटा मोटा जो धार्मिक प्रथाएं हैं उनके बारे में जब हम जानेंगे तो जो 4-5 बिंदु हैं वो ये हैं कि मातृ देवी की पूजा होती थी, दूसरा प्रकृति की पूजा होती थी, तीसरा पशुपति महादेव की पूजा, लिंग पूजा, और मंदिरों का अभाव रहा है। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं हड़प्पाई कला, कि हड़प्पा में कला का स्वरूप क्या था। तो जैसे हड़प्पा से हमें मूर्ति कला मिली है, यानी मूर्तियाँ मिली हैं, तो हमें समझ में आता है कि जैसे जो डांसिंग लेडी है ना, जिसको कोई देवी बोलता है पर मैक्सिमम इसको डांसिंग लेडी बोला जाता है, तो इससे प्रतीत होता है कि वहाँ पे मूर्ति कला प्रचलित थी। अब मूर्ति कला कैसे बनाई जाती थी, यानी मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती थी, 2 विधियाँ थी। जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो चिपकवा विधि से, चिपकवा विधि जो होती है ना, उसमें क्या है कि मिट्टी को गूँथ के और उससे ऐसे अंगूठे से दबा दबा के उसको जोड़ जोड़ के मूर्तियाँ बनाई जाती थी। दूसरा होता है द्रवीभौम विधि। तो द्रवीभौम मोम विधि में क्या रहता है कि एक सांचा बनाया जाता था मिट्टी का, उसमें पहले मोम से एक पूरा पुतला बनाया जाता था। जो मूर्ति हमको डिज़ाइन करनी है हूबहू वैसा मोम से एक डिज़ाइन बनाया जाता था, उसके ऊपर पूरा मिट्टी का लेप किया जाता था अच्छे से, और उसमें ऊपर और नीचे छेद कर दिए जाते थे। अब यहाँ से पिघलता हुआ धातु इसमें डाला जाता था, तो क्या होता था कि मोम धीरे धीरे पिघल के बाहर निकल जाता था और अंदर धातु उसमें सेट हो जाता था। फिर उसके बाद जो मिट्टी का लेप किया था उसको तोड़ के, और उसके बाद जो मूर्ति बनती थी उसको थोड़ा घिस विस के पॉलिश वॉलिश करके, तो ऐसे धातु की मूर्तियाँ बनती थी। साथ ही यहाँ पे पत्थर की भी मूर्तियाँ पाई गई हैं, सैल खड़ी की मूर्तियाँ पाई गई हैं, टेराकोटा से निर्मित मृण मूर्तियाँ पाई गई हैं। टेराकोटा मतलब जो मिट्टी होती है ना, उसको आग में तपा के, यानी जैसे मिट्टी से हमने मूर्ति बनाई और उसको आग में जो तपाया तो उसको बोलते हैं अपन टेराकोटा। आग में तपी हुई मिट्टी जो होती है उसको टेराकोटा बोलते हैं, तो उससे मिट्टी की मूर्तियाँ बनती थी। साथ में यहाँ पे मोहर पाई गई हैं, तो सीधी बात है कि मोहर निर्माण भी होता था यहाँ पे। मोहर किसकी होती थी? सैल खड़ी की। उसके बाद इस यहाँ पे चित्रकला भी पाई गई है। यहाँ पे कुम्हार मिट्टी के बर्तन भी बनाता था, तो हम बोल सकते हैं कुंभकारी कला प्रचलित थी। धातु कला हमने देख लिया, मूर्तियाँ धातु से बनती थी, धातु कला भी प्रचलित थी। संगीत कला एवं नृत्य कला, डांसिंग लेडी जो पाई गई है, तब सीधी बात है कोई बिना संगीत के तो डांस कर नहीं सकता, तो संगीत कला भी प्रचलित थी और नृत्य कला भी प्रचलित थी। मनकों का बड़ा निर्माण होता था। चनूदड़ो नामक स्थान है पाकिस्तान में, वहाँ पे मनके की फैक्ट्री पाई गई हैं और मनकों के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा लेखन कला, तो जो भाव चित्रात्मक लिपि थी उसको लिखने में जो कला यूज हुई, लेखन कला। तो लेखन कला कहाँ पाई गई है? धौलावीरा में। धौलावीरा में एक पूरा पत्थर का एक वो पाया गया है, क्या बोलेंगे उसको, पटिया टाइप से, या उसको अगर हम बोलेंगे कि एक दीवार है, उस पर भाव चित्रात्मक लिपि लिखी हुई है, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है। इसके अलावा जब हम, अब ये तो होगी हड़प्पाई कला, तो हड़प्पाई कला में कौन कौन सी चीज़ें थी? मूर्ति कला, मोहर निर्माण कला, चित्रकला, कुंभकारी, धातु कला, संगीत एवं नृत्य कला, मनके का निर्माण और लेखन कला। अब उसके बाद हम आते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन पे, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसे थी, लोग कैसे अपना जो जीवन का निर्वाह करते थे, अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या करते थे, व्यापार होता था कि नहीं होता था। तो इन सब के बारे में हम आर्थिक व्यवस्था में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ पे उन्नत व्यापार था, साथ ही साथ कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं।
यानी कृषि भी होती थी, पशुपालन भी होता था, उद्योग धंधे अच्छे थे, माप तोल के साधन थे, जो बाँट थे वो 16 के अनुपात में होता था, जैसे 16 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम, इस टाइप से, यानी 16 के अनुपात में माप तोल के बाँट बनाए गए थे। माप के लिए सीप, जो सीप होता है ना, उसका बना स्केल यूज़ होता था। और जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। यानी अब सीधी बात है, जल मार्ग से होगा तो समुद्र से जब हो रहा है तो आयात निर्यात दोनों होता होगा। और मुद्रा व्यवस्था उस टाइम पे प्रचलित नहीं थी, तो उसके स्थान पे वस्तु विनिमय का प्रचलन चलता था।